ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, जमीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, 5-5 कैरेट की नोटियां मांगना, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। खान साहब को कोई परेशानी नहीं है, वो जानते हैं सब कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा है। और जो बुशरा बीवी को सजा हुई है उस पर उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया है कि ये हमारी शराफत की जो अख्तार है उसके भी मुनाफी है। इंशाअल्लाह कल या परसों हमारी अपील दायर हो जाएगी। 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, हमारा हक है। नो कमीशन, नो नेगोशिएशन, बात खत्म। 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। इस तरह की जिद जो है कि जी ये करेंगे तो फिर होगा, ये दुरुस्त नहीं है। रास्ते बंद करने से रास्ते बनाना बेहतर। रास्ते बनने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा ना। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, रास्ता लेना पड़ेगा। मुल्क तो इसी तरह चलते हैं, निजाम भी इसी तरह चलते हैं। इमरान साहब गैर मुतज़लज़ल तौर पे खड़े हैं। इमरान खान साहब किसी भी डील या ढील के नतीजे में बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो जब भी आएंगे अदालतों से सुरखरू होकर निकलेंगे। वो कहते हैं कि हम हमारे जरिए यानी वो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वी आर ए मीडियम टू रीच। तो क्या नुकसान है अगर आपकी मंजूरी से हो जाए मुलाकात तो मुज़ाकरा तो कोई बंदा क्रेडिबिलिटी भी तो एस्टेब्लिश करे ना कि ये जो बात करेंगे वो मुकर नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। पिछले दिनों अमरीकी सदारती इंतखाब और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा सदारत संभालना गोया कि दुनिया के मंजरनामे पे छाया रहा। उन्होंने बतौर 47वें से सदर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। उसके बाद कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए गए और यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस गोया कि उसका फैसला भी आया, जिसमें इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सज़ा भी हुई। और इस दौरान हुकूमत वक्त ये बार बार एक बयानिया बनाती रही कि शायद तहरीक इंसाफ 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे ओहदा सदारत संभालेंगे। और इस दौरान ये भी कहा गया कि शायद तहरीक इंसाफ एक दबाव की कैफियत बना के एक NRO लेना चाहती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अपने ऑफिस पहुँच गए। इस दौरान 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आ गया और इस दौरान मुज़ाकरात भी चलते रहे। और मुज़ाकरात अब तहरीक इंसाफ आगे भी बढ़ाना चाहती है, लेकिन हुकूमत वक्त वह कि जो पहले ये कह रही थी कि जो भी मुतालबात है वो तहरीरी तौर पर लिख के दिए जाए, वो भी आ गए। अब एक ज़ेली कमेटी बनी है कि जो तहरीक इंसाफ को जवाब देगी कि उनके मुतालबात पे हुकूमत की पोजीशन क्या है। तो सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेख वक़ास साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं सर, इनफैक्ट अगरचे आपकी जानिब से तहरीरी तौर पे तो मुतालबात दे दिए गए हैं, अब एक ज़ैली कमेटी बन गई है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? गोया कि हुकूमत वक्त के पास फैसला करने के इख्तियार नहीं है, या आपने मुतालबात इतने बड़े गुंजलक रख दिए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि मंजूर करें मुस्तरद करें? कन्फ्यूजन कहाँ पे है सर? सर कन्फ्यूजन नहीं है, मगर कोई चीज है तो वो या तो नीयत का फतूर है या कोई तालीम की कमी है। और दूसरा एक बड़ी अहम बात यह है कि ऑब्वियसली 9 मई और 26 का जो कत्ताल है जो इन्हीं के वजीर आजम ने 245 इम्पोज करके करवाया, अगर इसकी एक मेरिट पे और ओपन तहकीक हो जाएगी तो पसना तो नहीं है ना, सारी चीजें तो ना थी आ जानी अगर गल मेरिट पे आ जाए। तो ऑब्वियसली ये भाग रहे हैं अब उससे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये समझ रहे थे कि हमें ये कहेंगे लिख के दो, हम लिख के नहीं देंगे तो नानी मौज हो जाएगी एंड दे विल गेट आउट ऑफ दोज मुज़ाकरात बिकॉज़ वी डिड राइट इट। बट द थिंग इज कि we have excellent team of lawyers, पाकिस्तान के टॉप के लॉयर्स हैं। आप सलमान अकरम राजा, गौहर साहब, खोसा साहब, अली जफर, हामिद खान, मतलब लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। तो वो जो एक वेल ड्राफ्टेड किस्म का चार्टर ऑफ डिमांड गया ना जिहड़ा इन्हां दा शौक सी लिख के दिओ जी, नहीं तो असीं गल नहीं करांगे, लिख के दिओ, लिख के भी दे छड़िया। वो मेरे ख्याल में लिख के जो दिया है उससे इनकी आंखें बाहर आ गई कि की हो गया, असीं ते कुछ और समझे, असीं ते लिखिया एक ही हो गया। फिर उसमें उन्होंने कहा जी वो तालीम की कमी थी वैसे कि जी वो इसमें तो अपने ये बुनियादी मुतालबे से पीछे हट गए। हालांकि उसके पैरा के अंदर जो आखिरी लाइन थी वो एक्सप्लेन करती थी कि दीज आर द प्रीरेक्विजिट फॉर अ वाइडर नेगोशिएशंस जो कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से होंगे। मगर वो तो जब उसका दायरा बढ़ेगा तो हम तुसी मेन गल मांग रहे सो चार्टर ऑफ डिमांड एंड वी रोट इट। सो अब ये जो है वो लोगों को अपोजिशन से मुज़ाकरात के नाम पे पागल बना रहे थे। इवन बैनुल अक़वामी दुनिया का जो प्रेशर था उनको जी वी हैव एंगेज्ड, वी आर एंगेजिंग और एंगेजमेंट हो रही है और इस किस्म की कहानियां सुना के अपना डंक टपा रहे सन। भाई कांट गो ऑन लाइक दिस, नो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन।
आपको इसका फैसला जो है वो करना ही पड़ेगा, आपको कमीशन बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे शेख साहब आप तो ये फरमा रहे हैं ना कि शायद वो दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और कुछ और लोग कह रहे हैं, सदीकी साहब, कि जी आप हमें भी थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे थे, बात तो आप कहीं और कर रहे थे, मुलाकातें आपकी कहीं और हो रही थी और इंप्रेशन ये दे रहे थे कि आप हुकूमत को एंगेज कर रहे हैं। तो सर आप भी तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर रहे थे ना। पहली बात तो ये है कि जो चीज वो पहले ही है हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है जनाब, और बड़ी वाजे है कि अगर किसी ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो उन्हें हुकूमत वक्त ऐसी काबिल नफरत हुकूमत जिससे बच्चा बच्चा नफरत करता है इस मुल्क में, तो उसकी बैसाखी की जरूरत नहीं है, उसे किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। जब इमरान खान साहब जैसा बड़ा लीडर, इतनी बड़ी पार्टी जो है, जब इस किस्म की प्रिवेलिंग सिचुएशन हो और हुकूमत वक्त इतने आदमियों का कत्ल करवा दे तो खुद ब खुद एंगेजमेंट्स हो जाती हैं, वो किसी बहाने की जरूरत नहीं होती है। आखिर मुझे ये बताएं, 24 या को जो मुलाकात कराई गई जेल खुला के, वो किसने कराई सी? इन्होंने कराई सी या एस्टैब्लिशमेंट ने कराई सी? इन्होंने को पूछ लो, ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर किसने कराई थी? तो फिर ये हमें कह रहे हैं कि हमें कोई सीढ़ी की जरूरत है या हमें इनकी किसी बात की जरूरत है? या इमरान खान का दरवाजा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता कि किधर से जाता है, वो इनकी उसकी जरूरत थी? तो बच्चियां लिया गल्ला कर देने, हमें पौंतरे पहने और गल कोई नहीं है। लेकिन शेख साहब क्योंकि आप पार्टी के मर्कजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज अगर से पार्लियामान के अंदर भी तहरीक इंसाफ के लोग इस पर स्टेटमेंट देते रहे, अब पार्टी की पोजीशन क्या है सर? अगर ये मुतालबा गोया कि 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन नहीं बनता तो फिर तहरीक इंसाफ डायलॉग टेबल पे वापस नहीं आएगी, यही समझा जाए सर? फिर चौथी नशिस्त नहीं होगी। अच्छा, गोया कि इस पे पार्टी बड़ी क्लियर है कि अगर आप नहीं करते तो फिर उसके बाद जो 7 दिन का वक्त रखा गया है। हाँ, ये हो सकता है, चौथी नशिस्त एक सूरत में हो सकती है, आप फॉर्मेशन कर दें, आप नोटिफाई कर दें कमीशंस को, और फिर उस कमीशन के TORs डिस्कस करने के लिए चौथी मीटिंग हो सकती है। ठीक है जी, मगर अगर तुसी नोटिफाई ना करो, कमीशन ना बनाओ, तो फिर तो चौथी नहीं गल पहुंचनी नहीं, फिर तो गल मुक गई ना जी। लेकिन वो कहते सर तुसी अपनी मर्जी से जज मांग रहे हो सर, ये तो ना करो ना, कम से कम ये तो कमीशन कोई नहीं, मर्जी क्या सर, क्या बात सर, अल्लाह का नाम ले सर, मर्जी नहीं भाईजान। हमने कहा चीफ जस्टिस या 3 सीनियर तो कुल याद है, 3 सीनियर टॉप मोस्ट सीनियर 3 जजेस, एंड ऑफ द स्टोरी। ये साड़ी मर्जी दे जज ने असि लाए ने, इजाजत असि लाए हुए ने जी। अच्छा, वो उनके ख्याल में जो 3 सीनियर जजेस हैं शायद उनके साथ हुकूमत कंफर्टेबल ना हो सर, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि शायद आप अपनी मर्जी नहीं, अगर वो इतने कंफर्ट का ख्याल है तो हो सकता है जो जजेस ये कह रहे हैं उनसे हम कंफर्टेबल, गल कंफर्ट दी तो नहीं है, गल तो सीनियरिटी दी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर आज जो आपका एक गिला तो कम से कम दूर हुआ है ना, कल नैब की जो स्टेटमेंट आई है कि 190 मिलियन पाउंड, 171 मिलियन पाउंड के अंदर जो अहम किरदार था मलिक रियाज, उससे मुतालिका स्टेटमेंट आपने पढ़ी भी होगी कि आप नैब उसके खिलाफ भी एक्टिव हो गया है और शायद दुबई गवर्नमेंट से रब्ता UAE की गवर्नमेंट से किया जा रहा है कि उनको वापस भी लाया जाए। तो तहरीक इंसाफ का ये एतराज रहा है कि जी जो मर्कजी मुल्क। सर बात यह है, हमें बिल्कुल नैब की किसी स्टेटमेंट से ना कोई खुशी है और ना कोई दुख है। हमें तो इस बात का पता है कि हमारी जो सजा है वो गलत है और ना हक है। वो उसके लिए हम हायर कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये पहली दूसरी पेशी पे उड़ जाएगा। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि जो करते रहन 100 बंदे ना और पकड़े ने तो किसी को पकड़ना किसी को ना पकड़ना सानू की जी। सानू तो यह है कि इस केस से साढ़े नाल जाती हुई है एंड वील गो टू द हायर कोर्ट इंशाल्लाह। और आपके ख्याल में जो आज उनकी स्टेटमेंट मलिक रियाज की भी है कि उनको अप्रूवल बनने के लिए दबाव डाला गया था, अब ये नुकता भी आप हाई कोर्ट में इसको उठाएंगे? बस ये हमारी सर लीगल टीम देखेगी एंड ऑब्वियसली इट्स अ लीगल स्ट्रेटजी। आई वोंट बी एबल टू डिस्कस इट हियर, सो दे विल डू व्हाटएवर दे विल थिंक कि वो मुनासिब है और उसमें हमारे केस को फायदा हो सकता है तो वो उस पर बात करेंगे। वो जो लीगल स्ट्रेटजी होगी वो खुद बनाएंगे सर जी। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद शेख अकरम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शेख साहब, इनफैक्ट ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, वो किसके हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूजन रही
और कुछ नाकदीन ये कहते हैं कि अगर पहले मरहले पे इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता तो उसमें क्या कबाहत थी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको फिर इसका इकरार करना ही पड़ा। तो सर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रखने के पीछे क्या आप स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इससे तो जाहिर सी बात, अच्छा इंप्रेशन नहीं गया पीटीआई से मुताल्लिक? नहीं सर, कोई स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं थी मेरे ख्याल में। गौर साहब एक शरीफ आदमी है, वो थोड़ा सा चीज़ों को सेफ खेलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें खामखा बेजा तनकीद का उनको सामना न करना पड़े। तो उस हवाले से शायद कुछ चीज़ें मिसकम्युनिकेट हुई हैं, बट लेटर ऑन ही वाज वेरी क्लियर। खान साहब ने भी कह दिया कि बिल्कुल बातें हुई हैं, मगर सिक्योरिटी के पैराए में हुई, और एवरी सिक्योरिटी इशू हैज़ अ पॉलिटिकल डायनामिक टू इट। सो अगर कोई ऐसी बात उस वो पैराए में हुई है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये मुज़ाकरात आगे तो पीछे जो नून लीन वाले बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खान ने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि मुज़ाकरात वही हैं जो हो रहे हैं, बस। लेकिन अगले दिन सर ज़राए से जो खबर कुछ आई कुछ हलकों से, उसमें तो एक इस बात का इजहार किया गया कि शायद उस मीटिंग में पॉलिटिकल इश्यूज को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर फौजी क़यादत ने यह कहा कि बेहतर यह कि मामलात आप सियासतदानों से डिस्कस करें। पता नहीं सर वो ज़राए केड़े तो सारे चैनल्स नु इको खबर आई सारा इको ज़राए चलाए ने, पता नहीं मैं तो ज़राए आई डोंट नो केड़े ज़राए सन। सो ज़राए दे उत्ते मैं की आख सकदा सर, वो ज़राए से चला रहे हैं, आप उनकी बात मान रहे हैं। इत्थे असी जिंदे जागदे बंदे तुहाडे सामने बैठ के कह रहे हैं गल इंज नहीं सी साडी, नहीं मंदे तुसी। लेकिन मैं वो ख्वाजा आसिफ साहब उनको खदशात है ना, वो कह रहे हैं कि आप हमारे रास्ते से पिंडी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये ना करें, आप हमारा देखिए ना, मेरी बात सुने आप भाई हैं, मुझे आप ये बताएं, नून लीग में सबसे ज्यादा चीखें मार रहा है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ वो आदमी है जिसने 1.5 हफ्ते पहले कहा जी मुझे मेरी पार्टी ने मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में ही नहीं लिया। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਦਾਣੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ हो? आर यू प्लेइंग गुड कैप बैड कॉप? एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, या आपको वैसे तकलीफ है कि आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया? खान को, इस पार्टी को या एस्टैब्लिशमेंट को हमसे या हमें उनसे बात करने के लिए आपका क्या ख्याल है? इनकी जरूरत है? ये तो अब ऐसे ही लोगों के सामने अपनी खफकी मिटा रहे हैं। खान कोई बैकडोर या कोई ऐसी बात नहीं हो रही, बात वही है जो बस इनके साथ हो रही है, वो ठीक है, और ये उन्हीं की मर्जी से बात कर रहे हैं। यही गिला है कि उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया जो आपसे गुफ्तगू हो रही। जी 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 सर, सॉरी, पीपल्स पार्टी को भी यही गिला है नून लीग से, वो कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है पीटीआई के साथ, वो भी शायद वो कह रहे हैं कि हमें कुछ एतमाद में लिए बगैर ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया गया। लेकिन आप राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे थे। मैंने कहा सर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जिसका मफहूम ऐसे ही है कि जी हम उनसे पूछेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, या उनको ऑन बोर्ड लेंगे या उनको साथ बिठाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो जब वो खुद कह रहे हैं तो फिर हमें सवाल हमारे से तो बनता ही नहीं, सवाल तो उनसे बनता है ना, राना साहब से बनता है, वो जवाब देंगे विद ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। और पीपल्स पार्टी का जो गिला दुख है वो भाई जी तुसी जानो, तुहाडे इत्तेहादी जानन, ये तो तुहाड़ियां कहानियां ने, हमेशा कहानी करते हो, लंबिया लंबिया तकरीरां, जमहूरियत की कहानियां, जमहूरियत को बचाने के नाम पे जो दुनिया जहान का गंद है वो आपने करना होता है और आप हमेशा कर लेते हैं। बात सिर्फ ये है कि 26वीं तरमीम पे भी आपने इनको वोट दे दिया, वहां भी आपने इनके हाथ मजबूत किए, आपने हर पुट्ठे सीधे काम में इनको वोट दिया, आप इनसे काम भी ले रहे हैं, धंधे भी ले रहे हैं, फंड्स भी ले रहे हैं। उस तो बाद तुसा मतलब है कि अपोजिशन भी बनना चाहते हो और तुसी अपने एक हाई मॉरल ग्राउंड भी लेना चाहते हैं। ये दो काम इकट्ठे नहीं होते। इस हुकूमत के साथ रहना, उसको सपोर्ट करना हर लेजिस्लेचर में, और फिर हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करना, डजंट वर्क दैट वे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जो आपने बात की सर, वो तो बड़ी खुल के वैसे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ मुतालबात हमारे सामने रख रही है, हमारी औकात नहीं, सॉरी इख्तियार से बढ़ के हैं। गोया कि वो मुतालबात है कि जो हम पूरे नहीं कर सकते, तो सर आप उनको क्यों आजमाइश में डाल रहे हैं? ये मुतालबात जहां करने चाहिए फिर वहां पे करें आप। नहीं सर, अगर वो नहीं उन्होंने इख्तियार तो बाहर ने तो साढ़े नाल इस कमेटी बह के लूडो खेडनी जे की करना है साढ़े नाल, साढ़े नाल की करना है, फिर ताश खेडने आए हो, की करना है फिर अगर थोड़ा इख्तियार ही कोई नहीं जेते। वैसे इख्तियार का अंदाजा तो सानू उस दिन हो गया जय साहब, जब ये खान की और मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं फैसिलिटेट करवा सके ना, पूरा हफ्ता लेट हो गया, फिर मुख्तलिफ बहाने, स्पीकर नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं, ऊपर जो कुछ उन्होंने पल्ले सी उसे पता तो लग गया सी भाई मुलाकात दे विच 7 दिन लग गए। नहीं, इस हद तक हो गई गल
कि इरफान सदीकी ने और राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे कहना शुरू कर दिया, हाँ जी अगर ये मुलाकात ना हो तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात है और ये तो बड़ी बुरी बात है। तो खुद इन दोनों ने खुद कहना शुरू कर दिया। मैंने दसो फिर उस बाद सामने कोई शक है किसी इख्तियार दे उत्ते। सही सही, लेकिन अब क्या हम समझे, क्योंकि इस वक्त तो जो पार्लियामान के अंदर भी जो माहौल है बड़ा ही गर्म माहौल है, गोया कि कोई इजलास हो नहीं पा रहे, वहाँ पे मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। तो अब क्या आप ये कह रहे हैं कि कमीशन गोया कि हुकूमत वक्त कह रही है कि शायद वो नहीं बना सकते, उनके इख्तियार में नहीं है, तो फिर हम क्या समझे? तहरीक इंसाफ अगला ऑप्शन क्या लेने जा रही है? कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, फिर सड़कों पे आना है, करने क्या जा रहे हैं सर? अगली स्ट्रेटेजी तो कम से कम आपने कुछ थोड़ी बहुत डिस्कस सकता है। ऑब्वियसली एक तो चौथी नशिस्त नहीं होगी, दूसरा पुरअमन आईनी एहतजाज जो है वो हमारा राइट है, वो करेंगे। ऑलरेडी हमारी पार्टी के अंदर लोगों की जिम्मेदारी लगा दी गई है, वो डिफरेंट पार्टीज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। पार्टियां नई भी है, इंडिविजुअल भी है, मगर पुरजोर पुरअसर आवाजें हैं, उनको कर रहे हैं। सो वी डूइंग व्हाटएवर वी कैन। तो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी ऑप्शंस जो है वो कर रहे हैं। तो हर जगह पे जिस किस्म का जो हमारा इख्तियार है हम हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे ना सर। तो अमलन तो मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, तो आप उनको भी एंगेज करने जा रहे हैं ताकि अपोजिशन की सर बात यह है कि हर जमहूरियत और हर जमहूरियत पसंद को और इस हुकूमती फस्तायत के खिलाफ खड़े होने वाले हर आदमी को आवाज देंगे जिसने हमें ज्वाइन कर लिया, उसकी मेहरबानी। और ये भी इतलात है कि इमरान खान साहब ने मौलाना से मुताल्लिक लोगों को स्टेटमेंट जारी करने से मना किया है, तो इसको भी कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में उनको एंगेज किया जाए। तो कोई ऐसी कोई हिदायत जारी की गई है पार्टी कायदीन को? कुछ इस किस्म की चीजें मौजूद हैं जी। तो हम नहीं चाहते कहा गया कि उनके मुताल्लिक कोई नेगेटिव गुफ्तगू हम ये नहीं चाहते कि ऑपोजिशन के दरमियान अगर कोई ऑपोजिशन अपने आप को क्लेम भी करता है ना जी, तैसी उन्होंने ऑपोजिशन बन लेंगे, मगर हम नहीं चाहते कि खान साहब नहीं चाहते कि इस किस्म की कोई अभी कन्फ्रंटेशन का जो है वो है। तो इसलिए उन्होंने लोगों को जो है वो रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व करने के लिए कहा है, और जो मुनासिब बात है। मगर ऑब्वियसली जब फिर केपी की गवर्नमेंट जो कि इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत है, फिर जब उसको भी 47 का कहा जाता है तो फिर वहां जो लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में मौलाना को भी रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए, और हमारे लोग तो आगे ही बड़े एहतियात से काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ सर हिदायत मौलाना से मुताल्लिक हैं या इदारों से मुताल्लिक भी हैं? देखें, हम तो कभी इदारों के खिलाफ थे ही नहीं, ना हैं और ना होंगे। खान साहब कह चुके हैं ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये इदारे भी मेरे हैं, हर पाकिस्तानी के हैं, एंड वी ऑल ओन देम। तो वो तो पहले भी खान ने कभी नहीं कहा कि इदारों के खिलाफ आप बात करें। बट जो कोई सोशल मीडिया की अब आप बात करेंगे, वो इंडिविजुअल्स हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, उनकी मैं तो गारंटी नहीं चुक सकता ना जी, ना तुसी चुक सकते। हाँ, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नैब की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होने के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। जो दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में लिया जाएगा, और हुकूमत जो दुबई की है उससे भी ये मामला टेकअप करने जा रहे हैं कि हुकूमत इस पे एक्शन ले। मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के हवाले से जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, कानूनी कार्रवाई इस पे मुकम्मल होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। कल 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक एक ड्रामाई डेवलपमेंट हुई। नैब का इदारा कि जिसने कल एक बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस में जो अहम किरदार है प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से मुतल्लिक एक तफसीली गोया के स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि वो अदालती मफरूर हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कराची, रावलपिंडी समेत पूरे मुल्क में सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई चल रही है, कई उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया गया है और मज़ीद अभी की जा रही है। और मोर इंटरेस्टिंगली कहा यह गया कि अब वो शख्स दुबई में बैठा हुआ है और वहाँ पे भी उसने एक
हाउसिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ख़बरदार किया गया है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट के अंदर सरमायाकारी करेंगे तो उनकी ये जो एक तरह से ट्रांजैक्शन है, वो जो सरमायाकारी है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनेंगे। तो मलिक रियाज भी इस पर खामोश नहीं रहे। आज उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो प्रेस रिलीज़ है नैब की, ये एक ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। इससे पहले भी उन पर दबाव था कि वो गवाही दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ना तो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। गवाही देने के हवाले से उन्होंने कहा अगर ज़िद है तो वो इसके आगे कभी भी नहीं झुकेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिल में बड़ा एक कहते हैं कि बंद बांध के बैठे हैं, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तूफ़ान लेके बैठे हैं, और अगर ये बंद उन्होंने कहा कि टूट गया तो फिर बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले 25 से 30 साल में जो कुछ हुआ है सब राज सबूतों के साथ उनके पास मौजूद है। तो एक तो हम ये आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाकिस्तानी अवाम को ख़बरदार किया नैब ने कि अगर आप दुबई में मलिक रियाज की किसी प्रोजेक्ट के अंदर सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में कैसे आएगा। साथ में अता तारड़ साहब का जिनकी स्टेटमेंट आपने बयान भी सुना अभी, वो फरमा रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं उनके साहबजादे से मुतालिक, और ये है कि फिर दुबई की गवर्नमेंट से भी रब्ता किया जा रहा है। तो वो ठोस शवाहिद क्या है, वो कब कलेक्ट किए गए, और अगर कुछ ऐसा है तो स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिए बट वो सबूत कब सामने लेके आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक, सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से बड़ा नाम है। मैं जानना चाहूँगा रियाज आपसे कि इनफैक्ट ये जो कल नैब अचानक एक्टिव हुआ है, क्योंकि हमने देखा 2023 से तो रेफरेंस बना, उस दौरान इमरान खान को, बुशरा बीबी को सज़ाएँ भी हुई, बट कहा जाता तो उस वक्त भी कि ये भी एक बड़ा अहम किरदार है, इसके हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। तो ऑल ऑफ सडन नैब की जानिब से स्टेटमेंट आना आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? उसकी बहुत शुक्रिया शाह साहब। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अल कादिर ट्रस्ट का या 190 मिलियन पाउंड का केस जब आ गया, फैसला आ गया, तो सोशल मीडिया पे तनकीद शुरू हो गई। सीनियर सहाफ़ियों ने, लोगों ने तजिए भी शुरू कर दिए यूट्यूब वगैरह पे कि आपने एक तरफ इमरान खान बुशरा बीवी को तो सज़ा दे दी, जो इसका असल मुहर्रिक था 50% एक और जो बंदा इसमें शामिल था, वो किरदार तो आप भूल ही गए, उसके लिए कोई रुका, कोई चीज़ नहीं हुई। उसके बाद जनाब ये आफ्टर थाट जिसे कहेंगे, मैं इसे आफ्टर थाट कहूँगा, और मेरे लिए सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, एक रिएक्शनरी प्रेस रिलीज थी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि होना बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये करेंगे, उसकी वजह मैं आपके साथ अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे शेयर करूंगा कि हो नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था, आप हैरान होंगे कि इमरान खान, उनकी पेशियां मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा इनकी जो हेयरिंग्स और वो सारी कुछ हुई हैं। मलिक रियाज सिर्फ एक मरतबा पेश हुए हैं पिंडी में, और जब ये नए पिंडी में जब ये सारा मामला एक मरतबा पेश हुए हैं। इस दौरान ये जब ये मुल्क से बाहर गए, और ये 2 दफ़ा मुल्क से बाहर गए जब ये केस चल रहा था, उस वक्त अगर रोका जा सकता था, इन्होंने नहीं रोका। फिर जब इन्होंने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया, इस दौरान भी कुछ हो सकता था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया है, 190 मिलियन पाउंड के तहत 6 प्रॉपर्टीज मलिक रियाज की हैं, 2 जो है इनके बेटे की हैं, तो उनको कन्फिस्केट किया हुआ इन्होंने, वो सेल हो सकती हैं। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता टेक्निकली। और जब ये प्रेस रिलीज है जिसमें ये कहती है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लोग ये जानना चाह रहे हैं लोग कि ये अगर कोई अपने डिक्लेयर्ड मनी को कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहा है और मलिक रियाज का अगर कोई प्रोजेक्ट है, ये किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के आप तो क्योंकि नैब को और नैब लॉज को भी समझते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बहुत ही मजे का खेस सी बात है। हम आज 2-3 नैब के लोगों से मेरी जब बात हुई, वो हंस पड़े, उन्होंने कहा यार थानू तो पता ही है होना की है, होना तो कुछ भी नहीं है, ऐ जरा रोला रप्पा पै गए ऐसे जरा मिट्टी शिट्टी पाई है इससे। तो बुनियादी वजह यह है कि सारे मामले में आपने उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी 2024 के आगाज में एक रिपोर्ट आई कि दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इंडिया के बाद पाकिस्तानी कंपनी सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुई, और वो हमारे यहाँ जिस तरह होती है उस तरह रजिस्टर्ड नहीं होती, बाकायदा उसमें इन्वेस्टमेंट और अरबों डॉलर उसमें जो है वो लगे ओवर द ईयर्स इसमें। तो ये कुल तादाद थी 3968 कंपनीज। ये दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ 6 माह में 2024 के पिछले साल उसमें रजिस्टर्ड हुई, और वो पहले इंडियन थी। तो इस दौरान जब ये रिपोर्ट आई तो कभी भी किसी तौर पर भी नैब ने नहीं कहा कि जनाब वहां पे इन्वेस्ट ना करें, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, वो सारा कुछ है। और ऊपर से चेयरमैन नैब कहते हैं
कि जनाब हमने देखना होगा 12 लोग एक साल में अगर मुल्क से बाहर गए हैं, हमें देखना होगा वो मुल्क से पैसा कैसे लेके गए हैं। तो अब मुल्क से लोग जाने बचाने के लिए भाग रहे हैं, कश्तियों में डूब रहे हैं, आप कि उन पैसे पे नजर है, लेकिन आप बाकी जो लोग पैसे लेके जा रहे हैं और लोग सारा कुछ हो रहा है उस पर नजर नहीं है। और ये जो प्रेस रिलीज है, एक और नैब के अफसर ने कहा कि रियाज साहब देख लीजिएगा कि जो पैसा यहां से लीगली गया और वहां पे दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू बकायदा तौर पर आपने कंपनी बनाई, उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1% इम्कान नहीं है कि हम उसके खिलाफ क्योंकि नैब की उन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं है, जाहिर सी बात है लीगल आपको कोई होना चाहिए ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि हम खुद भी नहीं कर सकते, दूसरा करना चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। जो वारंट है, सो कॉल्ड जो रेड वारंट है, वो इशू होंगे, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी उनके साथ साइन है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको केस बिल्ड करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। आप तो चंद व्लॉगर्स को बर्तानिया से यहां नहीं ला सके, और तो आप बात कर रहे हैं कि आप इतने बड़े टाइकून को लेके आएंगे। तो एक जो बड़ा केस है जिसके अंडर वाकई इनके हवाले से दस्तावेजात भी मौजूद हैं, वो है फेक अकाउंट्स केस। लेकिन मसला ये है कि फेक अकाउंट्स केस, जिसे मशहूर जमाना जाली अकाउंट्स केस कहा जाता है, उसमें फिर नवाज शरीफ, जरदारी साहब और ये सब लोग आते हैं, इवन यूसुफ रजा गिलानी वगैरह नहीं है। अब वो एक चीज है, उस पर अगर हाथ डालते हैं तो इतनी मिट्टी बाहर निकलेगी कि बहुत से लोग इसमें गदले हो सकते हैं। लिहाजा आप समझें कि ये एक आफ्टर थॉट है और मुझे इसमें को बहुत ज्यादा वो मलिक रियाज साहब के बंद टूट सकते हैं ना, जो जब्त लेके करके बैठे आज ट्वीट में तो उन्होंने कह दिया। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आखिर में, क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, जो उनके स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया कि उनको पता था कि उनको अप्रूवर गोया के वादा माफ गवाह बनना, तो आप समझते हैं कि अब जो केस का फैसला आया है हाई कोर्ट के अंदर, ये भी उनकी स्टेटमेंट मेंशन होगी, तो लगता नहीं है कि अब इस्तगासा का केस कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो उसको भी देखेगा कि एक शख्स को मजबूर किया जा रहा था अप्रूवर बनने के लिए। अब इस हाई कोर्ट में सारे मामले में देखना होगा, सब लोगों की नजरें हैं कि नए जजेस ने, अमीन साहब ने और आजम साहब ने ले लिया है ओथ, और वो अब जो इस हफ्ते में बेंच का फैसला होगा, इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड के हवाले से वो जमानत वगैरह के लिए जाएंगे, तो बेंच कौन सा बनेगा। तो अगर इन्हीं नए लोगों में से लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि इसका मामला वही निकलना है जो नीचे अदालतों में हुआ है। लेकिन अगर कुछ और इस तरह के ताकतवर लोग आते हैं, जो 6 लोग खत लिख चुके हैं, या मियां गुल हसन औरंगजेब वगैरह, तो फिर इसके मामले में इन तमाम चीजों पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। कम से कम 16 ऐसे नुकात हैं इस सारी जजमेंट में जो असल में ये 171 मिलियन पाउंड है, तो 171 मिलियन पाउंड का ये जो केस है, 16 ऐसे पॉइंट्स हैं कि एक सीनियर लॉयर से मेरी बात हुई, इंडिपेंडेंटली उन्होंने कहा कि ये ऐसे नुकात हैं कि सिर्फ पीटीआई इसको लेकर अगर लड़ना चाहे, इनमें से 5 अगर प्रूव कर दिए, ये सारा केस इनका फारिग हो सकता है। ये इतना वीक केस है, तो लिहाजा मलिक रियाज से लेकर ये सिर्फ इमरान खान भी अगर वो अपने उन पॉइंट्स को उठाएं, तो जिसमें जो ट्रीटी हुई थी वो किसके दरमियान हुई, वो कागजी पेश नहीं हुआ, एनसीओ मलिक रियाज के दरमियान जो मुआहदा हुआ, ये कहते हैं लिफाफा लहरा के, वो पब्लिक कर देना आप। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हुए, यकीन जाने हुकूमत ने कमेटी बनाई, इसमें मुसद्दिक साहब और ये सब शामिल थे, और मेरी मुसद्दिक साहब से बाद में बात हुई, वो कहते रियाज साहब जो था हमने देख लिया, इसमें तो फिलहाल यही है, और उसमें और कुछ नहीं था। जो कहते हैं ना वो डी क्लासिफाई, इन्होंने कुछ नहीं है इनके पास, इन्होंने मेल की हुई है उनको, और हमें बताएं, उनकी तरफ से अभी तक एनसीए की तरफ से जवाब भी नहीं आया, क्योंकि जवाब आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ट्रीटी के तहत वो हुआ है, और वो इसमें अगेन सीक्रेट रखना लाजिम है, उसको सीक्रेट रखना लाजिम है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक लीगल वो जो है वो चैलेंज बन जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और बाद मौसमियाती तब्दीली कितना बड़ा चैलेंज है और इससे पाकिस्तान कैसे निपटेगा, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट का और एग्री का एक बड़ा मतलब चोली दामन का साथ है। दिसंबर में जो रेनी डेज हैं, पहले 4-5 इस्लामाबाद पोटोहार के रीजन में होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होके एक दिन आ गया। वक्त के साथ साथ क्लाइमेट ये सारा जो इम्पैक्ट है ये हमारी रेनफॉल पे आ रहा है। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद नाज़रीन। पिछले दिनों अमेरिका के नेशनल सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, और उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए। उसमें से एक जो आलमी मुआहदा है मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक, उससे भी अमेरिका अब बाहर निकल गया, जिसमें पूरी दुनिया में एक तरह से हम कह सकते हैं कि मायूसी का इजहार किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के जो मनफी असरात हैं उससे मुतासर होने वाले ममालिक की जो टॉप लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का शुमार भी होता है। और हम देखें तो पंजाब में स्मोक, और इसी तरह अब इस्लामाबाद से ले कर मुल्क के बेशतर इलाकों में जो रेनफॉल है इस सीज़न के अंदर कहा जा रहा है कि उसके अंदर 40% तक कमी आ चुकी है। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, शदीद गर्मी या फिर शदीद सर्दी, साथ में जंगलात में कमी और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो गोया कि बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल जिसका हमें आने वाले वक्त में गोया के सामना करना पड़ सकता है।
और इस हवाले से डॉन मीडिया ग्रुप ने आवाम की आगाही के लिए एक बाकायदा कैंपेन शुरू की है ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से, जिसका बुनियादी मकसद अवाम उन्नास को मौसमियाती मसाइल से रोशनास करना, उजागर करना और उनको सेंसिटाइज करना कि इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आफिया साहिबा, आप समाजी कारकुन हैं और बिलखसूस आप मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इशूज़ के ऊपर लिखती भी रहती हैं और काम भी करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे इस वक्त जो आज भी जो हमें महकमा मौसमियात की जानिब से जो एक प्रेडिक्शन आई है बड़ी हौलनाक है कि ड्राउट की कैफियत पाकिस्तान में बनने जा रही है क्योंकि बारिशें कम हो रही हैं। तो ये बड़ा एक सीरियस नेचर का इशू है, बट हुकूमत के एंड पे आप समझती हैं कि इस बड़े प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि जो ज़रूरी इक़दाम होने चाहिए वो हो रहे हैं और इस मामले को सीरियसली टेकअप किया जा रहा है? देखिए जी, अगर आप ये जो अभी इस सीज़न में बारिशों का ना होना है तो वो है तो ऐसी चीज़ है जिस पे हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। ये तो क्लाइमेट चेंज के शाखसाने हैं, ये कुदरत की तरफ से है। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसमें ये की जा सकती है क्योंकि ऐसी मॉडलिंग होती है जो कि जिससे पता चलता है कि क्या यही ट्रेंड रहेगा, क्या इसका जोग्राफिकल शिफ्ट है जो कि बाकायदा हमें अपने यहाँ नज़र आता है कि मानसून का जोग्राफिकल शिफ्ट है और सर्दियों की बारिशों का भी एक जोग्राफिकल शिफ्ट है कि जहाँ हुआ करती थी वहाँ नहीं हो रही हैं, वो दूसरे इलाकों में हो रही हैं। इंटेंसिटी भी उनकी बढ़ रही है और जिन इलाकों का दारोमदार उस बारिश पे होता था वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जिस पे जाहिर है आपकी ज़राअत पे, आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा और पड़ रहा है। लेकिन उस मॉडलिंग के नतीजे में अगर प्लानिंग की जाए, आगे देखा जाए कि क्या किया जाएगा, क्या जिन इलाकों में अब बारिश नहीं हो रही वहाँ पे और क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है, किस किस्म की ज़राअत की जा सकती है जो कि कम पानी के साथ आपको फसल दे, और जिन इलाकों में अब बारिश ज़्यादा होना शुरू हो गई है उन इलाकों के लिए हमने क्या तैयारी करनी है। तो ये तो एक मुसलसल प्रोसेस हो सकता है। ये आपका रिएक्टिव मेजर्स इसमें हमारे काम नहीं आएंगे कि जी इस सीज़न में बारिश नहीं हुई तो अब जल्दी से हम कुछ कर लें। ये जल्दी से इसका कोई फिक्स है नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन इनफैक्ट जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ओवरऑल अगर क्लाइमेट चेंज के इशू को देखा जाए और इसमें कोई शक नहीं कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, बट जो एंगेजमेंट है वो क्या आप समझते हैं अकेले हुकूमत वक्त तो नहीं कर सकती? आलमी सतह पे भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क इस मुआहदे से बाहर निकल गया, उनको लगता है कि शायद इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है या उस वहाँ पर स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहा। तो फिर पाकिस्तान को तो अपने वसाइल से सब कुछ करना है, बट आपके ख्याल में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट मिलके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने वसाइल से चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें? देखें, हमारे पास जितने वसाइल हैं उससे हम इस मसले पे पूरी तरह काबू फिर भी नहीं पा सकते, क्योंकि आप अपने मुल्क की बाकी माशी हालात भी तो देखिए ना। सिर्फ एक यही सेगमेंट तो नहीं है जिसको ज़रूरत है फाइनेंशियल इंजेक्शन की, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे काम करे, जो आपकी दूसरी सिविल सोसाइटी के इदारे हैं उनका अपना काम है, हुकूमत का अपना काम है। हर एक को मिल के क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को फेस करने की ज़रूरत है और हर एक का एक अलग अलग भी शोबा है, लेकिन सबको मिल के एक जगह बैठ के वो स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है। उस किस्म की स्ट्रेटजीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है पहले वो हमारे यहाँ हो चुकी हुई है। आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, आपके जेंडर गैप पॉलिसी आ चुकी है, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनको हम एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी है। जो अब हज़रत ट्रंप निकल गए हैं पेरिस एग्रीमेंट से, जो कि कोई हैरानकुन बात नहीं थी, उसकी पूरी कैंपेन ट्रेल और उसके पिछली हुकूमत से ये वाज़ेह था कि यही होगा। तो उसके लिए दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा कि जब आपका सबसे बड़ा इमिटर अपने इमिशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहता बल्कि उनमें मज़ीद इजाफा करेगा, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि पहले ही उनकी जद में हैं, उनको जिन वसाइल की ज़रूरत है, हमें वो वसाइल हासिल करने के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और आगाही की ज़रूरत है कि हमने इससे बचना कैसे है। जो दुनिया भर में तरीके अब लाए जा रहे हैं हमारे जैसे ममालिक में, तो हमें उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को देख लीजिए आप। बहुत शुक्रिया आफिया साहबा। नाजरीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।